हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर कर दिया वो था हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो होमोजीनियस जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो अगर आपने होमोजीनियस अच्छे से सीख लिया है तो इसे सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस माइनर से चेंजेस है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो नॉन होमोजीनियस है उसकी जनरल फॉर्म क्या है। तो इस जनरल फॉर्म पर आने से पहले होमोजीनियस को थोड़ा सा याद करिए। होमोजीनियस ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर ईच एंड एवरी टर्म का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर रहता है सेम, तब आप उसे कहते हैं होमोजीनियस। अब इसका रिवर्स ले लो, जहां ऑर्डर सेम ना रहे वो नॉन होमोजीनियस। तो अगर ऑर्डर हम सेम कह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये आपसे कहा गया दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो आप कहेंगे इस टर्म का ऑर्डर भी क्या है, टू, क्योंकि डेल टू जेड रखा है, और इस टर्म का ऑर्डर भी क्या है, टू। मतलब ईच एंड एवरी टर्म का ऑर्डर आपके पास क्या है, ये टू है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है होमोजीनियस का। अब इसी का रिवर्स कह दें कि हम कह रहे हैं कि ऑल टर्म्स आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। डिफरेंट ऑर्डर की टर्म्स अगर प्रेजेंट हैं तब आपके पास वो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। और साथ में एक टर्म और कह दी कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ वन लगा है यहाँ वन लगा है, तो ये जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। तब हमारे पास प्रॉब्लम बनती है इस टॉपिक की। तो जनरल फॉर्म में देखिए यही चीज दिखाई है, फर्स्ट सेकेंड, और इस टर्म का ऑर्डर कितना रखा है, एन। यहां तक तो आपके पास सारे की सारे टर्म्स क्या रखी हैं, ऑर्डर एन की रखी हैं। और इसके बाद हम चले ऑर्डर वन, यहाँ पर आपके पास आ गई टर्म ऑर्डर वन की, इसका मतलब ऑर्डर चेंज हुआ। तो ये जो आपके पास जनरल फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है नॉन होमोजीनियस। और जो भी इसके कोफिशिएंट्स रखे होंगे वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ देखा, फर्स्ट एग्जांपल ये देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ऑर्डर कितना आ गया, टू। डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, ऑर्डर क्या आ गया, टू। डेल जेड ओवर डेल एक्स, ऑर्डर क्या आ गया, वन। ऑर्डर चेंज हो गया, टू से वन पर आ गया। तो जैसे ही ऑर्डर चेंज हुआ ये क्या बना, नॉन होमोजीनियस। अब देखते हैं क्या कोफिशिएंट कैसे है, वन, यहाँ पे कोफिशिएंट वन और ये भी वन, इसका मतलब विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसी टॉपिक का पार्ट है। तो ये बन गया आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसी तरीके से अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें तो देखिए ऑर्डर रखा है टू, यहाँ पर ऑर्डर रखा है वन, ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये एग्जांपल भी आपके पास कैसा है, ये एग्जांपल भी आपके पास नॉन होमोजीनियस है, और कोफिशिएंट आपके पास रखे हैं वन वन। तो ये भी आपके पास विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, नॉन होमोजीनियस। तो आई थिंक अब आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस का है या होमोजीनियस का है। अब यहाँ पर भी सॉल्यूशन निकालने का सेम प्रोसीजर है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है आप उसमें दो ऑपरेटर यूज करते हैं, फर्स्ट इज डी एंड सेकेंड इज डी डैश, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन। डी ऑपरेटर किसको दिखाता है, ये दिखाता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, और डी डैश आपका शो करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई को। तो आप कंप्लीट क्वेश्चन को, जो भी आपको एक क्वेश्चन दी जाए उसको डी और डी डैश में कन्वर्ट कर लें, राइट हैंड साइड जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहला स्टेप तो डी और डी डैश में कन्वर्ट करना होता है। अब इसका भी यहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लेते हैं, मान लीजिए आपने डी और डी डैश में कंप्लीट कन्वर्ट कर लिया, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या पढ़ेंगे, सेम सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो इस लेक्चर में आज हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेने जा रहे हैं सी एफ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे पी आई। तो याद रखिए जो सी एफ हमारा डिपेंड करता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंड करता है, और जो पी आई हमारा डिपेंडेंट होता है वो हमारे राइट हैंड साइड फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो जितना भी हम सी एफ पढ़ते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारा डी डी डैश में पॉलिनोमियल बनता है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। आते हैं स्टेप वन पर, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग सी एफ।
अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम CF पर काम करते हैं, पहला काम तो हमारा है D डैश में कन्वर्ट करना, जो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, और राइट हैंड साइड को क्या पुट कर ले, 0। जो भी आपको राइट हैंड साइड दी गई है, जब भी हम CF फाइंड आउट करें, राइट हैंड साइड को हम 0 बना ले, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी FD डैश Z इक्वल्स टू 0। इसके बाद याद करिए, होमोजीनियस में तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, यहाँ नहीं बनाएंगे। सीधा सीधा जो भी D डैश में आपने इक्वेशन लिखी है, पॉलिनोमियल लिखा है, उसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने आते ही हैं सभी को, बहुत इजीली फैक्टर हो जाएंगे। अब जो भी फैक्टर होंगे वो लीनियर फैक्टर होंगे। एक फैक्टर का एक टाइप दे दिया, D माइनस MD डैश माइनस A। तो जैसे कि मान लीजिए किसी के फैक्टर बन गए D प्लस D डैश प्लस 2, ये फैक्टर बन गया। तो ये इस फैक्टर को देखकर भी पता चलता है कि ये ये लीनियर फैक्टर है, लेकिन किसका, नॉन होमोजीनियस का। क्यों? क्योंकि D ऑर्डर 1, D डैश ऑर्डर 1, बट 2 कांस्टेंट टर्म। तो ये फैक्टर कैसा है, ये नॉन होमोजीनियस का फैक्टर है। इस चीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और अगर किसी जगह फैक्टर लिखा है D प्लस D डैश, तो ये कैसा फैक्टर है, D ऑर्डर 1, D डैश ऑर्डर 1, ये आपके पास होमोजीनियस का फैक्टर है। तो देखिए, जितने भी आपके यहाँ फैक्टर बनेंगे, उसमें लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म जरूर आ रही होगी। अगर ये कांस्टेंट टर्म किसी भी फैक्टर में आ जाती है, तो ये फैक्टर नॉन होमोजीनियस के होंगे, क्योंकि ऑर्डर एकदम से चेंज हो रहा है। तो जितने भी फैक्टर बनेंगे, कुछ इस टाइप के फैक्टर्स बनते जाएंगे। तो पहला काम है, जो भी आपने बनाया FD डैश, उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना। अब फैक्टर के अकॉर्डिंग CF लिखने का आपको तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, अब आप CF किस तरह से लिखेंगे। अगर आपको एक फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिखना समझ में आ जाता है, तो आप इजीली किसी भी फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिख सकते हैं। मैंने यहाँ एक जनरल फैक्टर कंसिडर किया, अल्फा D बीटा D डैश प्लस गामा। अब ये गामा, अल्फा, बीटा सब कांस्टेंट है। फर्स्ट है अल्फा D, फर्स्ट ऑर्डर आ गया, बीटा D डैश फर्स्ट ऑर्डर आ गया, प्लस गामा, इसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म आ गई। इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस का फैक्टर है। किस तरह से आप इसका CF स्टार्ट करेंगे, e रेज टू दी पावर, ये अप्लाई करें, माइनस साइन, ये लिख लें, e रेज टू दी पावर माइनस साइन। अब आपको इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी फैक्टर की कांस्टेंट टर्म देखनी है। कांस्टेंट टर्म आपके पास इस फैक्टर में क्या है, गामा। ब्रैकेट स्टार्ट किया, आपने लिखा गामा डिवाइडेड बाय D का कोफिशिएंट देखा, दिस इज अल्फा, तो गामा अपॉन अल्फा इंटू एक्स। जैसे ही आप ये टर्म लिखेंगे, अब इस कांस्टेंट टर्म को तो हटा दो, मैं यहाँ रफ में लिखती जाती हूँ। आपके पास फैक्टर था अल्फा D प्लस बीटा D डैश प्लस गामा। इस गामा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने टर्म लिख ली, e रेज टू दी पावर माइनस साइन गामा अपॉन अल्फा इंटू एक्स। इतना काम कर लिया, अब इसे हटा दो। जैसे ही इसे हटा दोगे, ये बिल्कुल हटा दिया, अब क्या पढ़ोगे, अल्फा D प्लस बीटा D डैश, आर्बिट्री फंक्शन यूज किया F1। अब बचा अल्फा D, तो अल्फा D लिख रहे हैं, D क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा y, प्लस लगा है तो प्लस का माइनस, बीटा D डैश कह रहे हैं, D डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y है, तो यहां अब आपके पास आ जाएगा x। तो इस चीज को दोबारा देखिए, बचा क्या था आपके पास, अल्फा D प्लस बीटा D डैश। तो इस पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्बिट्री फंक्शन आ गया F1, अल्फा D डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर y, प्लस है तो माइनस, बीटा D डैश डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो अब x, तो अल्फा y माइनस बीटा x, ये बन गया इसका CF। आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसी चीज को, यहाँ तो मैंने एक जनरल फैक्टर ले लिया, अब हम और किस तरह के फैक्टर पॉसिबल है, मैंने एक सारी लिस्ट बना दी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि किस किस तरह के फैक्टर पॉसिबल है। मैंने एक जनरल फैक्टर बता दिया, अगर ये फैक्टर लिखना क्लियर है तो आप इजीली अपना काम किसी भी फैक्टर पे कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके पास फैक्टर बना D माइनस MD डैश माइनस A। सबसे पहले e रेज टू दी पावर माइनस साइन, अब कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस a, सो माइनस a डिवाइडेड बाय d का कोफिशिएंट, दिस इज 1 इंटू x, आर्बिट्री फंक्शन F1। अब a को हटा दो, इसे हटा दो,
अब क्या बचा, अब बचा d माइनस एम डी डैश, d का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो y, माइनस है तो प्लस, m तो कांस्टेंट है, d डैश डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो x। ये आपके पास आ जाता है, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, e रेज टू द पावर ax f1y प्लस mx, ये बन गया CF। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इसी फैक्टर का आ गया आपको रिपीटिशन, पावर 2 लग गई ना, कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहले एक सिंगल फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप CF लिखेंगे, जैसे अभी लिखा e रेज टू द पावर माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस ए, सो माइनस ए डिवाइडेड बाय d का कोफिशिएंट, दिस इज 1 इंटू x, आर्बिट्री फंक्शन f1, बचा कितना d माइनस एम डी डैश, d के कॉरेस्पॉन्डिंग y माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस m d डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग x। अभी रिपीट हुआ तो x से मल्टीप्लाई और सेम वही लिखते जाना है, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, तो e रेज टू द पावर ax, बस दूसरा फंक्शन ले लो f2 y प्लस mx। तो जब ये रिपीटिशन है, ये तो वही पुराना स्टेप है, x से मल्टीप्लाई, 3 बार रिपीटिशन है, पहले x से, फिर उसके बाद x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मान लीजिए फैक्टर बन गया d प्लस एम डी डैश प्लस ए। अब कैसे लिखेंगे, e रेज टू द पावर माइनस साइन अप्लाई किया, कांस्टेंट टर्म इज a, आपने a लिया, डिवाइडेड बाय d का कोफिशिएंट है 1, तो डिवाइडेड बाय 1 इंटू x, आर्बिट्री फंक्शन लिया f1। अब a को तो हटा दो, सिर्फ क्या पढ़ोगे, d प्लस एम डी डैश, d के कॉरेस्पॉन्डिंग y प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस इंटू mx, तो ये आपके पास बनता है e रेज टू द पावर माइनस ax f1 y माइनस mx, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसके CF आ गया। अब हो सकता है किसी फैक्टर में आपको इस तरह का फैक्टर मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है, इसलिए यहाँ ले ली अल्फा d प्लस गामा। क्या डिफरेंस है, d डैश नहीं है इसके अंदर, तो बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, e रेज टू द पावर माइनस कांस्टेंट टर्म प्लस का अल्फा, तो सॉरी गामा, डिवाइडेड बाय d का कोफिशिएंट अल्फा, तो अल्फा इंटू x f1, इसमें d डैश नहीं है, तो देखिए गामा को यहाँ से बिल्कुल हटा दो, बचा क्या अल्फा d, अल्फा एज इट इज d के कॉरेस्पॉन्डिंग y, दिस इज CF। अब मान लो किसी फैक्टर में ये मिल जाए बीटा d डैश प्लस गामा, अब इसमें d नहीं है, हो सकता है, तो फिर से उसी तरीके से e रेज टू द पावर माइनस गामा, अब यहाँ d डैश का कोफिशिएंट लेंगे क्योंकि d तो है ही नहीं, अब d डैश का कोफिशिएंट कितना है, बीटा, डिवाइडेड बाय बीटा, थोड़ा चेंज करेंगे, d नहीं है, d डैश से स्टार्ट है, जहां x लिख रहे थे वहां क्या आ जाएगा y, आर्बिट्री फंक्शन लेंगे, गामा को बिल्कुल हटा दो क्योंकि इसका रोल तो खत्म हो गया, बचा क्या बीटा d डैश बचा, तो बीटा एज इट इज, और d डैश का मतलब क्या है x, ये आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाता है CF। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है हमने यहाँ सारी ले ली। अब मान लो इसी फैक्टर का रिपीटिशन है, तब क्या करें, तो बीटा d डैश प्लस गामा के कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिख लिया, जो अभी हमने लिख के दिखाया, तो e रेज टू द पावर माइनस गामा अपॉन बीटा इंटू वाई, आर्बिट्री फंक्शन f1 बीटा x, ये लिख लिया। अब देखो कितनी बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है, तो यहाँ पर x से नहीं y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि d तो है ही नहीं, तो y से मल्टीप्लाई करते जाओ और सेम एज इट इज लिख दो, e रेज टू द पावर माइनस गामा अपॉन बीटा y, दूसरा फंक्शन ले लो f2 बीटा x, इस तरह से लिखेंगे। मान लो सिर्फ कहीं पर d आ गया, अब d आ गया, इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कैसा फैक्टर है, होमोजीनियस का फैक्टर है, और अभी बता ही दिया d के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो e रेज टू द पावर का कोई पार्ट आना ही नहीं है, तो f1 y, और अगर सिर्फ d डैश कहीं पर फैक्टर बाहर निकाल रहे हो तो f1 x, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रहते हैं CF के पार्ट। तो आई थिंक ये कॉमन सा रूल है, जो कॉमन रूल इस फैक्टर पे बताया है वही रूल आगे के जितनी पॉसिबिलिटी है सब पर सेम अप्लाई किया है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको CF लिखना आना चाहिए। चलिए इसके बेस्ड पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं 2s प्लस टी माइनस 3q, इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है।
अब ये क्वेश्चन RST की फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो आपको PQRST ये अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। P का मीनिंग होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, Q का मीनिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर के हैं। अब आता है RST, दिस इज RST। इस अल्फाबेट का क्या मतलब है? ये है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, T का मीनिंग है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। एस दोनों वेरिएबल्स की मिक्सिंग, तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब आप अपने क्वेश्चन में देख लो, ये 3 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आपको क्या दिया है? आपको दिया है एस। एस का मतलब दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग है, तो एस को सबसे पहले हम यहाँ पर डी और डी डैश में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज 2। क्वेश्चन है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, एस की वैल्यू रखी, प्लस टी। टी आपके पास है डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस का 3 क्यू की वैल्यू डेल जेड ओवर डेल वाई। ये आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डी और डी डैश में कन्वर्ट किया, 2 एक्स के रेस्पेक्ट में डी, एक वाई है तो डी डैश, प्लस का डी डैश स्क्वायर माइनस का 3 डी डैश ऑफ जेड, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में राइट हैंड साइड तो 0 दी गई है, तो सबसे पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन आप क्या लेते हैं, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। क्योंकि राइट हैंड साइड यहाँ पर 0 है, इसलिए इस क्वेश्चन में पी आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, z इक्वल्स टू सी एफ ओनली, ये सॉल्यूशन होगा। अब आपको सी एफ निकालने हैं। सी एफ निकालने के लिए आपके पास जो इक्वेशन आपने बनाई है वो है 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस का 3d डैश ऑफ z, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा तो बस एक एम है कि इसे किसी तरह से लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें। तो देखिए पूरे इक्वेशन से d डैश कॉमन है, तो आपने d डैश को कॉमन निकाला। जैसे d डैश को कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2d प्लस एक d डैश रह जाएगा और माइनस का 3 ऑफ z इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर देखते ही पता चल रहा है कांस्टेंट टर्म यहाँ इस फैक्टर में है, ये नॉन होमोजीनियस फैक्टर है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस का है, और वैसे भी पता चलता है सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस से है। तो एक एक फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ लिखते जाते हैं। तो हम लिखते हैं सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू, जितने भी हमारे पास फैक्टर बनकर आएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते जाए। सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर ले लिया डी डैश, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, फर्स्ट आर्बिट्री फंक्शन लिया f1, डी डैश मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, सो f1x। सेकंड हम लेते हैं cf कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर आपके पास रखा है, देखिए ब्रैकेट में, दिस इज 2d प्लस डी डैश माइनस का 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग cf, तो e रेज टू द पावर कांस्टेंट टर्म, दिस इज -3। पहले माइनस साइन लगाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म है आपके पास -3 डिवाइडेड बाय d का कोफिशिएंट, दिस इज 2 इंटू एक्स। सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन ले लीजिए f2। अब -3 को हटा दें, सिर्फ क्या फैक्टर पढ़ेंगे, 2d प्लस डी डैश, 2d मतलब 2y प्लस का माइनस और d डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग x। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, देखिए माइनस माइनस हमने यहाँ प्लस कर दिया, तो 3/2 इंटू एक्स, दिस इज f2 2y माइनस x। ये सेकंड फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ आ गया, और तो कोई फैक्टर नहीं है। कंप्लीट आंसर लिखते हैं, सो z इक्वल्स टू सी एफ, जितने भी हमने सी एफ निकाले हैं उनको ऐड करके लिख दें, f1x प्लस e रेज टू द पावर 3/2x, दिस इज f2 2y माइनस x, दिस इज आंसर। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। इसी तरह से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डी डी डैश, 2d प्लस डी डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। सिर्फ क्वेश्चन ये दिया है। अब देखो क्या ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, तो ये जो फैक्टर है ना ब्रैकेट में लिखा है ये बता देगा नॉन होमोजीनियस है, कांस्टेंट टर्म इस लीनियर फैक्टर में इन्वॉल्व है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन को फैक्टर फॉर्म में दिया गया है और राइट हैंड साइड 0 है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहेगा, सी एफ प्लस पी आई। क्वेश्चन में राइट हैंड साइड 0 दे दी, तो पी आई की वैल्यू तो 0 हो गई, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा सिर्फ सी एफ ओनली,
ये आपके पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है d है, d डैश है और एक फैक्टर है 2d प्लस d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। तो मुझे इस क्वेश्चन में फैक्टर करने ही नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर है। कितने फैक्टर है? एक है d, दूसरा है d डैश और तीसरा फैक्टर ये रखा ब्रैकेट में। तो एक एक फैक्टर को लेते जाओ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिखते जाओ। तो सबसे पहले लेते हैं CF कॉरेस्पॉन्डिंग टू, आपको एग्जाम में भी इसी तरह से एक एक फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग CF लेते जाना है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर लिया d, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट आर्बिट्री फंक्शन ले लिया, d कह रही हूँ तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ y। इसके बाद सेकेंड फैक्टर लेते हैं CF कॉरेस्पॉन्डिंग टू d डैश, d डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन ले लिया, अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ फंक्शन किसका आएगा? x का। अब थर्ड फैक्टर लेते हैं CF कॉरेस्पॉन्डिंग टू, फैक्टर है हमारे पास 2d प्लस d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यही फैक्टर दो बार रिपीट है, 2 टाइम्स। तो सबसे पहले एक सिंगल फैक्टर के थ्रू हम वो लिखते हैं CF, तो e रेज टू द पावर माइनस साइन अप्लाई किया, कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म है आपके पास 1, तो 1 डिवाइडेड बाय d का कोफिशिएंट रखा है 2 इंटू x, f3 थर्ड आर्बिट्री फंक्शन लिया, 1 को हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, बचा क्या आपके पास? बचा 2d प्लस d डैश, तो 2 एज इट इज, d कह रहे हैं y प्लस है माइनस d डैश है x, 2y माइनस x। अब यही फैक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, क्योंकि पावर कितनी रखी है? 2, x से मल्टीप्लाई करो और इसको एज इट इज लिखते जाओ, तो e रेज टू द पावर माइनस का 1/2x, बस फंक्शन दूसरा ले लेना, f3 तक पहुंच गए थे, f4 2y माइनस x, ये आपके पास बन गया CF। तो कंप्लीट आंसर z इक्वल्स टू CF ओनली है। सारे जितने CF निकालने सबको ऐड कर दें, f1y प्लस f2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस का 1/2x, f3 2y माइनस x प्लस x e रेज टू द पावर माइनस का 1/2x, f4 2y माइनस x। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। दिस इज आंसर, ये कंप्लीट आंसर इसका आ जाता है। तो आई थिंक आपको ये प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स के, हो सकता है जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो आपके माइंड में भी हो कि अगर हम फैक्टर ही ना कर पाए तब क्या करेंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे दिया भी है, व्हेन फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, आप कुछ भी कर लें फैक्टर नहीं होंगे, तब उस केस में हम क्या करें, कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि फैक्टर क्या होंगे। और बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास है सॉल्व d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 0। तो देखिए नॉन होमोजीनियस है, ऑर्डर 2 ये तो कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म जैसे ही प्रेजेंट हुई नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन, अब आप इसमें कुछ भी कर लो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में बस आपको एक चीज देनी है, बस लिखना है कि d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, सो कांट बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर। अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलते हैं। लेट ट्रायल सॉल्यूशन बी, ये सॉल्यूशन आप लेकर चलेंगे हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो सब में यही सॉल्यूशन सेम रहेगा। z इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर hx प्लस ky, ये सॉल्यूशन आप लेके चलेंगे। कोई भी यहाँ xyz कोई भी क्वेश्चन रखा हो जिसके फैक्टर ना होते हो उसका सॉल्यूशन आप यही लेके चलेंगे, जहां आप स्पेसिफाई करेंगे a h k, ये सब क्या है आपके पास कांस्टेंट है। अब जो आपने सॉल्यूशन लिया अगर वो सॉल्यूशन इसका है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जो भी आपने यहाँ सॉल्यूशन ये जो लेट किया है, इस सॉल्यूशन को कहाँ पुट कर दें, अपने क्वेश्चन में पुट कर दें। तो आप अपना यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन दिया गया है d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, और सॉल्यूशन आपने जो लेट किया है वो सॉल्यूशन आपने इसमें पुट किया क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा।
ये आपने सॉल्यूशन ये ले लिया, तो यहाँ से मुझे ऐसा करने से कंडीशन मिल जाएगी, जो कांस्टेंट्स हैं h, k और a पर, यही मुझे सॉल्यूशन में कौन सा लेते हुए एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपने जो सॉल्यूशन लिया इसको अंदर ले जाएं ऑपरेटर के साथ, तो डी स्क्वायर ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस का डी डैश स्क्वायर ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस का पी स्क्वायर ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां तक आप लेकर आ गए, कुछ नहीं किया, सिंपल इसमें आपने वैल्यू रखी। बस एक चीज का ध्यान रखिए, अब आपको डेरिवेटिव्स करने हैं। d का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और d डैश का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए d स्क्वायर कह रही हूं 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहले एक बार करते हैं। इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने जा रही हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो a तो कांस्टेंट है, e का डेरिवेटिव यही रहेगा e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब एच एक्स प्लस के वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज h कंप्लीट। इसके बाद d डैश कह रहे हैं, तो d डैश एक एज इट इज रखते हैं। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, a तो एज इट इज रहा, e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई का e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई और एच एक्स प्लस के वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के। इसमें तो कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, इसको एज इट इज लिखते जाओ, ए स्क्वायर ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए और बचता है, फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इस पूरी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x, तो a एज इट इज ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई का ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई और एच एक्स प्लस के वाई का विद रिस्पेक्ट टू x क्या रह गया h, और एक h ऑलरेडी रखा है, दिस इज h स्क्वायर। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को किया, a e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा है तो k आ जाएगा और एक k ऑलरेडी है, दिस इज k स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर a e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो जितने भी डेरिवेटिव मेरे इक्वेशन में प्रेजेंट थे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ से आपको एक टर्म नजर आ रही होगी कि यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, वो है a e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो हमारे पास कांस्टेंट पर बनकर एक कंडीशन सी नजर आ रही है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये राइट हैंड साइड 0 रखा है, इसका मतलब इसके दो ऑप्शन पॉसिबल है कि ये जो फर्स्ट फैक्टर है वो 0 हो जाए, ये आपके पास 0 हो जाए, या आपके पास इसे 0 बनाओगे या फिर सेकंड फैक्टर को 0 बनाओगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को 0 बनाओगे। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इसे 0 कह दूं, क्योंकि ये तो मैंने सॉल्यूशन लेके चला है, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने अगर यही 0 बना दिया मेरा तो सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, सिर्फ 0 की ये कंडीशन पॉसिबल है। तो आपके पास जितने भी कांस्टेंट आपने लिए हैं उस पर क्या कंडीशन है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो, 0 हो, ये आपने कंडीशन निकाल ली। तब आप इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, CF होगा, क्योंकि PI तो है ही नहीं इसके अंदर, तो Z इक्वल्स टू CF ओनली। और सॉल्यूशन क्या लिया आपने, a e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई आपका इसके अंदर सॉल्यूशन है। आपको सिंपली इतना करना है, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है इसके आगे समेशन लगा दीजिए, दिस इज आंसर, और साथ में कंडीशन लिख दीजिए जो आपने कंडीशन यहाँ ब्लॉक की है कि जितने भी कांस्टेंट है उस पर क्या कंडीशन है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या बनना चाहिए, 0। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। सॉल्यूशन लेके चले a e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, आंसर लिखते हुए सिर्फ समेशन अप्लाई करना है और h और k पर कंडीशन लिखनी है, और h और k पर कंडीशन मिलेगी कहाँ से, ये मिलेगी आपको अपने क्वेश्चन से। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन को अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे लास्ट में आपके पास एक कंडीशन होगी। तो जब भी फैक्टराइज करना पॉसिबल ना हो तब आंसर इन टर्म्स ऑफ समेशन a e रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो आई थिंक आपको ये दोनों स्टेप समझ में आ गए होंगे कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो सिंपल है क्वेश्चन जिसे हमने यहाँ ले लिए
और अगर पॉसिबल नहीं है तो सारे क्वेश्चन में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर जहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है सिर्फ ये कंडीशन चेंज होगी, बाकी ये आंसर तो हर क्वेश्चन का सेम रखा होगा। तो आई थिंक ये लेक्चर क्लियर है आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।